सभी के लिए नमस्ते बच्चों। और आप लोगों की आज फिर से वीडियो आई है। 1 मिनट का रुकिएगा। जी हाँ, आज फिर से आपकी वीडियो आई है, ठीक है। और आज हम लोग सेल की स्ट्रक्चर के बारे में और टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हमने हिस्ट्री ऑफ सेल्स बता दिया था कि साहब इस सेल्स की जो खोज की थी वो किसने की थी, इसके बारे में हमने बात कर ली थी। अब आज हम करने जा रहे हैं वो है हमारी स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स के बारे में पढ़ेंगे और टाइप्स ऑफ सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम चालू हो रहे हैं। ध्यान रखना, बायोलॉजी जो कि आपकी 9th की है, ठीक है। और यहाँ पर चैप्टर जो आपका चल रहा है वो चल रहा है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं हम जो सेल की स्ट्रक्चर है। ध्यान रखना बेटा, इस स्ट्रक्चर के आधार पर सेल्स और उद्भव के आधार पर सेल्स। ध्यान रखना बेटा, यहाँ पर ध्यान रखना, उद्भव के आधार की बात करें तो सेल्स होती हैं 2 प्रकार की। एक होती हैं प्रोकैरियोटिक और दूसरी आपकी कहलाती है यूकैरियोटिक। ध्यान रखना, प्रोकैरियोटिक प्राचीन सेल्स होती हैं या फिर कह सकते हो बहुत पुरानी सेल्स होती हैं और ये अल्प विकसित होती हैं। कैसी होती हैं? अल्प विकसित होती हैं। यूकैरियोटिक कैसी होती हैं? हमारी आधुनिक सेल्स होती हैं और आधुनिक सेल्स के साथ साथ ये नई सेल्स मानी जाती हैं और ये कैसी होती हैं? पूर्ण विकसित सेल्स होती हैं। ध्यान रखना, इतनी बात हमने उस वीडियो में कर ली थी। यहाँ पर प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होती हैं, उनके अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स ऐसे होते हैं जो नहीं पाए जाते हैं, ऐसा क्या डिफरेंस है जो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों सेल्स अलग अलग है, क्या डिफरेंस है उसके बारे में इसमें देखेंगे। देखिएगा, देखो बेटा, अगर यहाँ पर हमने कह दिया भाई प्रोकैरियोटिक है, ये है यूकैरियोटिक, दोनों में डिफरेंस देखिए क्या है। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होगी वो आपकी कहलाएगी अल्प विकसित। एक ये बात हमने बात कर ली थी, अल्प विकसित, और ये होगी पूर्ण विकसित। पहला डिफरेंस आ गया। दूसरे डिफरेंस की अगर हम बात करें तो दूसरा डिफरेंस ये होगा कि ये जो सेल्स होगी प्रोकैरियोटिक, इसमें बहुत सारे ऐसे सेल ऑर्गन्स होते हैं जो सेल ऑर्गन्स हैं। जैसे मान लीजिए एक आपकी होती है साहब माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, गाल्जी बॉडी, ठीक है, न्यूक्लियस, ठीक है। इस प्रकार से बहुत, और मान लीजिए आपकी क्लोरोफिल। इस प्रकार से जितने भी सेल ऑर्गन्स होते हैं वो होते हैं एब्सेंट, अर्थात वो सारे के सारे कैसे होते हैं बेटा? एब्सेंट होते हैं, यानी कि अनुपस्थित होते हैं। लेकिन ये डिफरेंस इसमें निकल के आ जाता है, ये सारे के सारे जितने भी सेल ऑर्गन्स होंगे वो इसमें कैसे होंगे बेटा? उपस्थित होंगे, अर्थात कैसे होंगे बेटा? प्रेजेंट। दूसरा डिफरेंस। तीसरे डिफरेंस की बात करें तो इसके अंदर बेटा 70S राइबोसोम पाए जाते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 70S राइबोसोम पाए जाते हैं। और इनकी बात करें तो इसमें 80S राइबोसोम पाए जाते हैं, 80S राइबोसोम पाए जाते हैं। और एक चौथा डिफरेंस की बात करें तो इस प्रकार की जो सेल्स होती है उससे वो केवल एक कोशिकीय जीवों में ही पाई जाती है, एक कोशिकीय जीवों में ही पाई जाती है। और इस प्रकार की जो सेल्स होगी बेटा वो पाई जाएगी बहुकोशिकीय जीव। जो भी बहुकोशिकीय जीव होते हैं उन सब में पाई जाती है इस प्रकार सेल। बहुकोशिकीय के साथ साथ यूनिसेलुलर अर्थात एक कोशिकीयों में भी पाई जाती है। इस प्रकार से होते हैं डिफरेंस। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, इस चीज को आपने इसमें देख लिया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। नेक्स्ट हम बात करते हैं साहब, जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं उन यूकैरियोटिक सेल्स को 2 प्रकार की विभाजित किया गया है। और अगर हम बात करें आकृति के आधार पर या स्ट्रक्चर के आधार पर या जीवों के आधार पर, जिस प्रकार से भी कह सकते हैं, तो उस प्रकार से भी सेल्स 2 प्रकार की होती हैं। एक सेल्स होती है आपकी जंतु कोशिका और एक आपकी होती है पादप कोशिका। तो यूकैरियोटिक सेल्स 2 प्रकार की होती हैं। एक आपकी होती है एनिमल सेल और एक आपकी होती है बेटा बॉटेनिकल सेल, या कह सकते हो प्लांट सेल। 2 प्रकार की सेल्स होती हैं, 2 प्रकार की सेल्स यहाँ पर। और अभी यहाँ पर एनिमल सेल की स्ट्रक्चर क्या है, प्लांट सेल की स्ट्रक्चर क्या है, तो दोनों में मेन डिफरेंस ये है बेटा, जो एनिमल सेल होती है वो सभी प्रकार के जंतुओं में पाई जाती है, सभी प्रकार के जंतुओं में पाई जाती है। जो प्लांट सेल होती है वो सभी प्रकार के पेड़ पौधों में पाई जाती है।
पेड़ पौधों में पाई जाती है। ध्यान रखना, ठीक है। अब हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसकी स्ट्रक्चर अलग होती है और इसकी स्ट्रक्चर अलग होती है, लेकिन कुछ कोशिकांग ऐसे होते हैं, कुछ नहीं लगभग मोस्टली कोशिकांग ऐसे होते हैं जो दोनों के अंदर सेम होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो प्लांट सेल में अनुपस्थित होते हैं, जंतु में पाए जाते हैं। तो जंतु सेल में उपस्थित होते हैं तो प्लांट सेल में एब्सेंट रहते हैं, कुछ होते हैं लेकिन मोस्टली लगभग सेम होते हैं। अब कौन कौन से सेम होते हैं और कौन कौन से एब्सेंट होते हैं हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर बनाएंगे बेटा प्लांट सेल की, और प्लांट सेल से ही हम एनिमल सेल की स्ट्रक्चर को डिफाइन कर सकते हैं। बेटा इस प्रकार से देखना, ठीक है। बहुत ही ज्यादा नहीं जाना है कि ये मत सोचना कि साहब स्ट्रक्चर में थोड़ी बहुत वो है, तो जैसा भी है स्ट्रक्चर इसको देख लेना, कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होती बायोलॉजी में। हिसाब नहीं साहब यहाँ पर इतने एंगल में पूर्ण होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। सपोज करो इस प्रकार से अगर कोई सेल्स है तो वो आपकी होगी बोटेनिकल सेल्स, इसमें पाई जाती है बेटा भित्ति। ध्यान रखना इस प्रकार से इसको कह सकते हो कि साहब यहाँ पर ये भित्ति पाई जाती है, ठीक है। ये है, ये है, ये भित्ति है। ये है भैया इसकी भित्ति, कोशिका भित्ति कह सकते हो इसको, ठीक है। इस प्रकार से देखो बेटा ध्यान से, ये जो बाहर की लेयर दिख रही है ये स्पिरोल हम कह सकते हैं इसको, ये हमारी कोशिका भित्ति। ध्यान रखना ये है कोशिका भित्ति, और ये जो स्ट्रक्चर बन रही है हमारी, ये बन रही बेटा प्लांट सेल। इस बात से ध्यान, इसके मध्य में एक स्ट्रक्चर पाई जाती है, उस स्ट्रक्चर के अंदर एक डार्क पॉइंट पाया जाता है, ठीक है। और इसी स्ट्रक्चर के अंदर बहुत सारा लिक्विड भरा रहता है, और लिक्विड के साथ साथ इस प्रकार से बहुत सारे इसके अंदर एक धागा फैला रहता है। तो इस पूरी स्ट्रक्चर को बेटा हम कह देते हैं केंद्रक। केंद्रक कह देते हैं। इन सारी चीजों को मैं स्कूल में पढ़ा चुका हूँ। केंद्रक के साथ साथ जो धागा है उस धागे को कह देते हैं बेटा क्रोमोसोम, या सॉरी क्या बोलते हैं उसको, क्रोमैटिन थ्रेड, सॉरी क्रोमैटिन थ्रेड या क्रोमैटिन धागा भी कह सकते हो, क्रोमैटिन धागा कह सकते हो। इसके अंदर जो डार्क पॉइंट, इस डार्क पॉइंट को कह देते हैं बेटा केंद्रिका, केंद्रिका कह देते हैं। और इसके अंदर जो लिक्विड भरा है उस लिक्विड को कह देते हैं बेटा केंद्रक द्रव्य, केंद्रक द्रव्य कह देते हैं। देखो ध्यान से, इसके साथ साथ इसके नीचे की ओर एक इस प्रकार की स्ट्रक्चर पाई जाती है, उस स्ट्रक्चर को बहुत ही ध्यान से बनाना है, ठीक है। इस प्रकार की स्ट्रक्चर मान लीजिए, ये स्ट्रक्चर पाई जाती है और ये स्ट्रक्चर लगभग कोशिका में पूरी कोशिका में स्ट्रक्चर फैली रहती है, पूरी कोशिका में स्ट्रक्चर पाई जाती है, पूरी कोशिका में स्ट्रक्चर फैली रहती है। इस स्ट्रक्चर को नाम दिया जाता है बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतर्द्रव्यी जालिका कहते हैं इसको, हिंदी में लिख लेना अपने आप से, ठीक है। इसके ऊपर कुछ गोल गोल पॉइंट उपस्थित रहते हैं, गोल गोल पॉइंट उपस्थित रहते हैं। इन पॉइंट्स को कह देते हैं बेटा राइबोसोम, इन पॉइंट्स को कह देते हैं बेटा राइबोसोम कह देते हैं। इनके साथ में कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर्स में उपस्थित रहती हैं। इन स्ट्रक्चर्स को कह देते हैं बेटा गोल्जी बॉडी या गाल्जी काय कह देते हैं, ठीक है। गोल्जी काय के साथ साथ प्लांट सेल के अंदर इस प्रकार की स्ट्रक्चर पाई जाती है, इस प्रकार की स्ट्रक्चर पाई जाती है। इन स्ट्रक्चर कह देते हैं रिक्त कण, स्ट्रक्चर कह देते हैं बेटा रिक्त कण कह देते हैं। प्लांट सेल के अंदर और क्या पाया जाता है, कुछ इस प्रकार की सेल्स स्ट्रक्चर पाई जाएंगी और उनकी संख्या काफी होती है इसके अंदर, और इनको कह देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इनको कह देते हैं बेटा माइटोकॉन्ड्रिया,
माइटोकॉन्ड्रिया कह देते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के साथ साथ यहीं पर एक चीज और पाई जाती है, लगभग उसकी स्ट्रक्चर मान लीजिए कहीं पर भी कोई सी स्ट्रक्चर बना दीजिए, क्योंकि जरूरी नहीं कि कोशिका के ऊपरी भाग में होगा, निचले भाग में होगा, कहीं पर हो सकता है। तो इस प्रकार की अगर कोई स्ट्रक्चर इसमें उपस्थित है तो इस प्रकार की स्ट्रक्चर को बेटा क्या देते हैं, हरित लवक। हरित लवक, अथवा हम ये भी कह सकते हैं क्लोरोप्लास्ट भी कह दो इसको, चाहे क्लोरोप्लास्ट भी कह सकते हो इसको, क्लोरोप्लास्ट कह देते हो, और क्लोरोप्लास्ट का ही भाग होता है हरित लवक। इनके साथ साथ इनके अंदर कुछ इस प्रकार का लिक्विड भरा रहता है, लिक्विड भरा रहता है, पूरी कोशिका के अंदर ही लिक्विड भरा रहता है। जब पूरी कोशिका के अंदर ही लिक्विड भरा रहता है तो इस लिक्विड को नाम दिया जाता है बेटा कोशिका द्रव। कोशिका द्रव इसको नाम दिया जाता है। इस प्रकार से जो भी कोशिका के महत्वपूर्ण ऑर्गन्स होते हैं उन सभी महत्वपूर्ण ऑर्गन्स को इसी प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं, और जो सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं हमने उसको यहाँ पर शो कर दिया है। इसी प्रकार से स्ट्रक्चर होती है। केंद्रक में जगह जगह पर कुछ स्थान पाए जाते हैं, ध्यान रखना ये स्थान पाए जाते हैं, इसके स्थान की दूरी बहुत सारे एंगस्ट्रॉम में रहती है, ठीक है, और बाकी बाहर कोशिका दिखती है, और पूरी स्ट्रक्चर इस प्रकार से है। इसके अंदर कुछ और भी ऐसे पार्ट उपस्थित रहते हैं, ग्रेनुअल्स हैं, कुछ तेल की बूंदें उपस्थित रहती हैं, तो उन सारी चीज़ों के बारे में इतना गहनता से नहीं देखना है। अभी आप लोग 9th क्लास में हो, इतने हाई स्टैंडर्ड के नहीं हो जो कि उन सारी चीज़ों को देखा जाए, लेकिन फिर भी कोशिका की स्ट्रक्चर आप लोग बना लेना, और बाकी मैं बाद में फिर से एक बार इसको रिवाइज करा दूंगा अच्छे से। तो ये रही हमारी भैया पादप कोशिका। अब देखो जंतु कोशिका में और पादप कोशिका दोनों में क्या डिफरेंस होता है। यहाँ पर ये जो कोशिका भित्ति दिख रही है, ये कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में नहीं होती है, तो कह सकते हैं क्या एब्सेंट है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति क्या रहती है भैया, एब्सेंट, एब्सेंट रहती है, अर्थात नहीं पाई। साथ ही साथ इसके अंदर ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट वाली, ये क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक भी क्या रहते हैं भैया, एब्सेंट रहते हैं। कहाँ एब्सेंट रहते हैं, जंतु कोशिका के अंदर। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं, इसके अंदर क्या ऐसी चीज है जो कि उसमें एब्सेंट रहती है। तो इसके अंदर ऐसी चीज है जो एब्सेंट रहती है, लयन का नाम से कुछ चीज जानी जाती है, वो इसके अंदर नहीं पाई जाती है, वो जंतु कोशिका में पाई जाती है। समझ रहे हो। अब जंतु कोशिका की जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी दिखाई देती है, ये तो पेड़ पौधों में पाई जाती है। अब जंतु कोशिका की जो स्ट्रक्चर होती है बेटा वो कैसी दिखाई देती है, हम लोग उस स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे एक बार। देखो ध्यान से, जो जंतु कोशिका की स्ट्रक्चर होती है वो लगभग इस प्रकार से प्रतीत होती है, इस प्रकार से दिखाई देती है। बीच में यहाँ पर भी केंद्रक होता है, इसमें वही चीज होती है, इसमें भी वही चीज होती है, और ये भी लिक्विड भरा रहता है। और इसके अंदर रिक्तिकाएं एब्सेंट रहती हैं, एक रिक्तिका है जो एब्सेंट रहती है, माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित रहती है। इसके अंदर पूरे में माइटोकॉन्ड्रिया फैली रहेंगी, ठीक है, और कुछ इस प्रकार से भी ग्रेन्यूल्स इसके अंदर पाए जाते हैं। गोल्जी बॉडी भी प्रेजेंट रहती हैं, ठीक है, और अंतर्द्रव्यी वो क्या बोलते हैं, जो अंतर्द्रव्यी जालिका उसने बनाई थी वो भी इसमें पाई जाती है। राइबोसोम्स भी इसमें पाए जाते हैं, और कोशिका द्रव्य भी इसमें पाया जाता है। इस प्रकार से बहुत सारी स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं इसके अंदर भी, ठीक है, और भी कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं जो इसमें उपस्थित रहते हैं। कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं जो एब्सेंट हो जाते हैं, जो कि केवल किसी में से उपस्थित थे, पादप कोशिका में उपस्थित थे, इसमें जाकर के क्या हो गया भैया, वो एब्सेंट हो गए। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो इसमें प्रेजेंट है, वो एब्सेंट। हम लोगों का जो निर्माण हुआ है वो कौन सी कोशिका से हुआ है बेटा, तो वो कोशिका कौन सी हुआ है, जंतु कोशिका से हुआ है हम लोगों का निर्माण। और जो पेड़ पौधे हैं उन पेड़ पौधों का निर्माण कहाँ से हुआ है, तो पेड़ पौधों का निर्माण बेटा हुआ है पादप कोशिकाओं से हुआ है पेड़ पौधों का निर्माण। इस बात को बहुत अच्छे तरीके से बेटा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर हमने यही देखा, इसकी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इनके जो अंदर की पार्ट है पार्ट की स्ट्रक्चर बता देंगे, और पार्ट की स्ट्रक्चर की पढ़ाने के पश्चात इसकी हम आपके पास PDF सेंड कर देंगे। उस PDF के द्वारा आप लोग स्ट्रक्चर बना लेना, उसको आराम से छाप लेना अपनी कॉपी में, अच्छे से पढ़ लेना, बिल्कुल ध्यान से पढ़ लेना, बहुत ही ज़्यादा जरूरी है ये सेल का चैप्टर। और सेल को पढ़ने के पश्चात हम लोग बात करेंगे, कुछ टिश्यूज का चैप्टर आ रहा है आगे ऊतक वाला,
बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो हम लोग फिर ऊतक वाले चैप्टर पे जाएंगे और ऊतक वाला चैप्टर पढ़ेंगे। इसलिए हम लोगों ने आज यहाँ पर ये पढ़ा है, इसको अच्छे से ध्यान रखना, पढ़ लेना, इसकी स्ट्रक्चर को बना लेना। पादप कोशिका की जो स्ट्रक्चर बनवाई है उस पादप कोशिका की स्ट्रक्चर को आप लोग बना लेना अच्छे से, ठीक है। और पुरानी वीडियोस को भी देखते रहना जो भी वीडियोस हैं। और इस बार 2 वीडियो शेयर होंगी सप्ताह में, ठीक है। प्रयास करूंगा 2 वीडियो पूरी शेयर करने का, ठीक है। बाकी आज के लिए इतना ही। और कल जिसको किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम है, किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम है तो 8279786712 ये नंबर लगा सकता है। 24x7 अर्थात 24 घंटा 7 दिन उपलब्ध नंबर है। दीपेश कुमार का ये नंबर है, जब चाहे नंबर लगाओगे। किसी प्रकार की कोई समस्या कहीं पर भी आ रही है बायोलॉजी सब्जेक्ट से रिलेटेड अथवा आपकी लाइफ से रिलेटेड, जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं उसको सॉल्व करने का पूर्णतः प्रयास करेंगे, हर संभव प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। बाय बाय, टाटा, ओके बाय, ठीक है। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, गुड बाय। बचते रहिए कोरोना से, लड़ते रहिए कोरोना से, गुड बाय।